आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं। अध्याय 7 हमारा इतिहास का भाग चल रहा है और अध्याय 7 का ये अगला टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। तो आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आप तो ये सब जान ही रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, अब इसके घटना का क्या क्या ऐसा रहा स्थिति, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग आगे इसमें बात करते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं। अपने राजकुमार के, है ना, यानी अपने राजकुमार के मारे जाने पर, अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने, किसने? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर, कहाँ? सर्बिया पर। ध्यान रखना, अब ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। यानी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर दौड़ा और क्या कर दिया? ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है, देखो ये ऑस्ट्रिया हंगरी के जवान है और यहाँ दौड़ा और ये सर्बिया के जवानों पर जो है सीधा हमला कर दिया। बोलो भाई, तुम नहीं रहोगे, अब हमला कर दिया, है ना। और कब किया हमला? तो 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। एकदम ध्यान रखना इस डेट को, है ना। किस डेट को? 28 जुलाई 1914, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। सर्बिया की मदद के रूप में, यानी सर्बिया की मदद से रूस ने, है ना, रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। और किसने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया? रूस ने हमला कर दिया। किसके मदद के लिए? सर्बिया की मदद के लिए रूस पर हमला कर दिया, यानी रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, ठीक है। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की कि मैं भी आपका मदद करूंगा, मैं भी किसको मारूंगा? ऑस्ट्रिया हंगरी को, ठीक है। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध, और जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त, ध्यान रखना कब? 1 अगस्त, और फ्रांस के विरुद्ध, यानी रूस के विरुद्ध 1 अगस्त को और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ से जर्मनी एकदम बिल्कुल गुस्से में आ गया और बोल रहा है कि मैं रूस से 1 अगस्त को लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रांस के विरुद्ध भी 3 अगस्त को मैं लड़ाई लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, ये घोषणा कर दिया। उसके बाद आगे क्या होता है? जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए, फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से, कौन? यानी बेल्जियम से होते हुए अपनी सेना भेजना शुरू किया। तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। और ब्रिटेन ने 4 अगस्त को बोला कि मैं तुझे मारूंगा। किसको मारूंगा? जर्मनी को मारूंगा, ऐसा बोल दिया, ठीक है। यानी 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी ब्रिटेन ने। इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान ने, कब? 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की, है ना। 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। और तुर्की ने क्या किया? रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। तो अब ये बताओ, रूस के ऊपर बमबारी किया है तो किस तरफ सम्मिलित हुआ होगा? जर्मनी के तरफ। अच्छा ये बताओ कि रूस पर तुर्की का क्या ऐसा था कि वो बमबारी किया? अरे रूस चाहता था तुर्की का कुछ हिस्सा पर अपना अधिकार जमाना, इसलिए। आगे आइए, आगे बात क्या कह रहा है, आगे जानते हैं कि वो क्या कह रहा है। इटली पहले से तो जर्मनी के खेमे में था, अर्थात जर्मनी के साथ दे रहा था, मगर अप्रैल 1915 में, ध्यान रखना है अब यहाँ पे,
मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया, है ना। किसके साथ हो गया? एक गुप्त संधि के कारण ब्रिटेन के साथ हो गया। कब? 1915 से। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था, मतलब किसी तरफ नहीं था, बिल्कुल देख रहा था लड़ाई, लेकिन उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ब्रिटेन और फ्रांस से किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापारिक संबंध जो है बहुत घनिष्ठ था। उसके पास उसका सामान बिकता था और यहाँ का वहाँ सामान बिकता था, है ना। तो बहुत व्यापारिक दृष्टि से बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो जब घनिष्ठ संबंध है तो साफ सी बात है कि वो ब्रिटेन और फ्रांस को ही साथ देगा, है ना। उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। ठीक है। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का, है ना। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी। कौन? अमेरिका। जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो, ताकि उनका व्यापार क्या हो जाए? बंद हो जाए और उन्हें कोई सहायता न मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाजों पर हमला करने लगा। कौन? जर्मनी ने। ठीक है। जहां यानी यहां तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाजों को सारे यात्री सहित डुबो दिया। सोचो, जर्मनी का पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को सारे यात्री सहित डुबो दिया। अब बताओ, वो पानी में डूब करके, पानी पी पी करके और क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। ठीक है। इससे क्रोध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि मैं तुझे तो दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। जर्मनी, तुम कान खोल के सुन लो, है ना। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया और विश्व के हर महाद्वीप, अर्थात कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप, जिसमें कि 6 महाद्वीप चपेट में आ गए। एक महाद्वीप तो ऐसे भी जान रहे हैं कि वो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ निर्जन है, लोग रहता है नहीं है ना। तो पूरे महाद्वीप यानी पूरे विश्व जो है इस महायुद्ध में जो है शामिल हो चुका और उसके चपेट में आ चुका। ठीक है। तो आइए आगे जानते हैं। इस युद्ध में रूस में जर्मनी को सफलता मिली, है ना। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली, वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया। किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रही। पूर्व के रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वहां सन 1917 में क्रांति हुई, है ना। कहाँ? रूस में क्रांति हुई थी। 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक मुख्य ध्येय यानी एक मुख्य लक्ष्य था लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था। ठीक है। तो रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गया और रूस की सरकार जो है अलग हो गया कि नहीं भैया, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा बलशाली हो, ज़्यादा सेना दिख रहे हैं। ठीक है, तुम लड़ाई करो, तेरे को अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जैसे ही अमेरिका युद्ध में प्रवेश किया तो एक निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। कैसर विलियम कहाँ के थे? सम्राट व राजा यानी जर्मनी के। ठीक है। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हो गई अमेरिका के सहयोग से। यानी अमेरिका ने कहा कि ये युद्ध करना जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसे समाप्त किया जाए। यानी अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हो गई और इस प्रकार 4.25 वर्ष, कितने वर्ष ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक चला था? 4.25 वर्ष तक
चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए थे। कितने लाख? 80 लाख सैनिक मारे गए। लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा। सोचो, 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार यानी रुपए पैसे का वहन करना पड़ा था। और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया था कि मत पूछो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। युद्ध में सैनिक क्या है? युद्ध में सैनिक। तो देखते हैं क्या है युद्ध में सैनिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है। युद्ध की घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर युद्ध की घोषणा करेंगे तो वहाँ पे सैनिकों की आवश्यकता तो होगी, तो सभी लोग जो है सैनिक की भर्ती करने लगे। तो उस समय सोचो कि वो बेरोजगारी तो फिर नहीं होगा बहुत ज़्यादा लोगों का भर्ती हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ज़्यादातर देशों में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। आज जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती क्या, लोग तो यहाँ जबरदस्ती फार्म भर रहे हैं, बट उन्हें जबरदस्ती छांटा जा रहा है। इनमें ज़्यादातर अत्यंत गरीब किसान और मजदूर परिवारों के युवा शामिल थे। आमतौर पर सेना के अफसर उच्च व अभिजात्य वर्ग के होते थे, है ना। उच्च व अभिजात्य वर्ग मतलब मैं बताया था कि वो अमीर वर्ग यानी भूस्वामी वर्ग हुआ करते थे, जो गरीब किसानों व मजदूरों को महज भेड़ों की तरह देखते थे, है ना। माने जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो गरीब और किसान लोगों को और मजदूरों को महज मतलब किस रूप में देखते थे? भेड़ बकरी टाइप का देखते थे, भेड़ों टाइप के देखते थे कि ये सब भेड़ा है ना। उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुंह में ढकेलने से नहीं कतराते थे। बिना सोचे समझे मौत के मुंह में ढकेलने से कभी नहीं कतराते थे। जिस प्रकार लोग भेड़ बकरियों को जो है मार करके खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समझ लो। हालांकि उसको खाया तो नहीं जाता था लेकिन वैसा समझा जाता था, भेड़ बकरियों टाइप का। उदाहरण के लिए फ्रांस के वर्दून शहर पर, एक शहर था वर्दून में, वो जगह का नाम है, शहर पर जो हमला हुआ था वह लगभग 10 महीने तक चला। और इस युद्ध में अब सोचो कि कोई लड़ाई 1-2 दिन चलता है तो कितना हानि पहुंचा देता है। 10 महीना लगातार चला है, सोचो। तो उस युद्ध में कम से कम 2,80,000 जर्मन सैनिक और 3,15,000 फ्रेंच यानी फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। सोम नाम की जगह पर, एक सोम नाम का जगह पर हुई थी लड़ाई में एक दिन में ब्रिटेन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह घायल हो गए। मतलब ये होता होगा कि वहाँ पे आदमियों का शव तो ऐसे होता होगा जैसे कि जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, मछली मारने, मान लो नदी या नाला में, तो उसको बांध बना करके और उसमें एंडोसेल छिड़क देते हैं। जिस तरह से मछलियां दुनिया भर के मर करके सामने देखने लगता है, वैसे ही आदमी मर रहा होगा उस समय है कि नहीं। साल भर चली सोम की लड़ाई में ब्रिटेन के लगभग 4 लाख, फ्रांस के 2 लाख, जर्मनी के 6 लाख सैनिक मारे गए। ठीक है, विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई अर्थात ट्रेंच खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे ताकि वे बंदूक का निशाना न बन पाए और सुरक्षित स्थान से गोली चलाएं। सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेंचों में अत्यंत दयनीय हालात में रहना पड़ता था। खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत कठिन था। सैनिक गड्ढों के अंदर कीचड़ में रहते थे, वहीं गश्त करते, खाते और सोते थे। मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर, लाशों को खाते चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले मल की बदबू, जुएं और खुजली ने इन गड्ढों में रह रहे सैनिकों के जीवन को अमानवीय बना दिया था। मतलब उनको बिल्कुल बेकार बना दिया था, अमानवीय हो गया था, सभी लोग को बीमार होने लगे थे। उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण के शिकार हो जाते थे। पहली बार सैनिकों
को भारी मात्रा में तोप गोलों का सामना करना पड़ा। ये गोले भारी होने के साथ साथ बहुत बड़े विस्फोट करते थे, जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे हो जाते थे। इनका ऐसा प्रभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर उधर भागने लगते थे। तब या तो वे विरोधियों से मारे जाते या अपने ही सेना द्वारा मारे जाते थे। काफी समय बाद में सैनिक चिकित्सक यह समझने लगे कि यह एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर भी युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव और बीमारियों से ग्रसित रहे, है ना। इस तरह से ये देख रहे हो कि कितना जो है हानि हुआ, लोगों को मारा गया, ऐसा भेड़ बकरियों टाइप का। ऐसी हालात थी उन दिनों कि जो युद्ध में लड़ रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी भी बना लिया जाता था। जर्मनी जो कि एक साथ कई देशों से लड़ रहा था, है ना, तो जर्मनी ने सबसे अधिक युद्ध बंदी बनाए, यानी जर्मनी के लोग सबसे अधिक युद्ध बंदी बनाए गए। उनके युद्ध कैदी शिविरों में विभिन्न देशों के लगभग 25 लाख कैदी थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी लगभग 3-3 लाख कैदी अपने कैंपों में रखे थे। युद्ध बंदियों को बहुत ही दयनीय हालातों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा गया था। सोचो, बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा से देखते थे और उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च मानते थे। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी जिनमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था, पर ज़्यादातर देश इनका पालन नहीं करते थे। सोचो, आज वैसे क्या लोगों को किया जा सकता है? नहीं। आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, अगर वह ऐसा किया गया तो समझो कि उस पर भी केस हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए थे। सोचो, हमारा भारत का सेना कितने लाख? 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए थे, जिन्हें अफ्रीका, इराक और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। इनमें से लगभग 74,000 सैनिक मारे गए थे। सोचो, 13 लाख में 74,000 सैनिक मारे गए थे। उनके घर में क्या स्थिति हो रहा होगा, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा स्थिति हुआ यहाँ। कोविड-19 की बात तो बहुत छोटा सा है, कहने का मतलब कि बहुत क्या है, अभी 1-2 माह हो रहा है, 3 माह हो रहा है जो लोगों को लॉकडाउन में रहने में बड़ा परेशानी। हाँ, वाकई बात है, परेशानी तो हो रहा है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां सारी चीज़ें रुक गई है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है परेशानी, है ना। तो चलिए हम लोग ये बात कर पाए कि प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटना ये हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगला, प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीक, कौन कौन से तकनीकों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो चलिए बस आज यहीं तक रखते हैं। और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर करके, है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, है ना, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट करते हुए बताइए। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं को बताइए, साफ सी बात है ना। कौन कौन सी घटनाएं हुआ, कारण क्या रहा, ये सारी चीज़ें आपको, जितने सारी प्रमुख घटनाएं हैं बहुत बढ़िया, आप उसे बढ़िया से उल्लेख करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।